सभी को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका संविधान की यात्रा में। हम संविधान की यात्रा के तहत संविधान के बारे में जानकारी ले रहे थे। हम आर्टिकल 5 पढ़ रहे थे। आर्टिकल 5 में हम आर्टिकल पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 87 मतलब प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस था। 88 में हमने मिनिस्टर्स और एजी के राइट्स देखे थे कि क्या क्या राइट्स है। 89, 90, 91, 92 ये जो हमारे चेयरमैन है और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में थे। 93, 94, 95, 96 है वो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में थे। नाइन्टी 97 में जो डिप्टी चेयरमैन है, स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर है, इनकी सैलरी और अलाउंसेस सैलरी के बारे में बात की थी। और 98 में राज्यसभा और लोकसभा के सेक्रेटरीट के बारे में बात की थी। सेक्रेटरीट के बारे में बात की थी। 99 में हमने ओथ के बारे में बात की थी, एमपीज की ओथ क्या होगी। और आर्टिकल जो 100 था उसमें हमने कोरम की बात की थी, कितना मिनिमम लोग चाहिए, कितने प्रेजेंट होना चाहिए कोई मीटिंग स्टार्ट करने। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 101 से आगे। 101 में बोला है कि सीटें वैकेंट कैसे हो सकती है। सीटें वैकेंट कैसे हो सकती है? सीटें वैकेंट कई तरीके हैं जो बताया है इसमें से। आर्टिकल एक तो कारण ये हो सकता है कि ड्यूल मेंबरशिप हो। ड्यूल मेंबरशिप हो मतलब कि ड्यूल मेंबरशिप को ऐसे समझते हैं हम कि एक व्यक्ति है, वो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों की मेंबरशिप ले ले, इसका भी सदस्य हो और इसका भी सदस्य हो। और दोनों ही का सदस्य ही है तो क्या है, एक जगह तो जाना ही पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ये देखना पड़ता है कि एक काम तो क्या हो सकता है कि ड्यूल मेंबरशिप हो, मतलब एक से अधिक मेंबरशिप हो। तो पहला क्या है, पहला हम देखते हैं कि अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए इलेक्टेड है, क्या राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए इलेक्टेड है, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा और दोनों के लिए इलेक्टेड है, तो अगर 10 दिन में चॉइस नहीं देता तो राज्यसभा की सीट वैकेंट हो जाएगी। देखो इसमें जो सीट के ड्यूल, ये इसके बारे में रखना है कि कौन सी सीट वैकेंट होगी, कौन सी सीट वैकेंट नहीं होगी। इसमें हमें एक ध्यान रखना है कि जो भी सीट जनता से नजदीक दिखाएगी ना, जनता से नजदीक, वो सीट रहेगी। जैसे राज्यसभा और लोकसभा, कौन जनता से? लोकसभा के लोग, क्योंकि लोकसभा के लोग हैं वो जनता द्वारा चुने होते हैं। तो अगर इसमें से चॉइस नहीं दी, चॉइस नहीं फिल करी, तो कौन सी चली जाएगी? राज्यसभा वाली चली जाएगी, लोकसभा वाली वो अच्छी रहेगी। अब दूसरा ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति, ये तो ऐसा है कि जब एक साथ में था, एक साथ में पूरा सदनों को मेंबर हो, मान ला कि पहले लोकसभा का था और फिर राज्यसभा का बना, या फिर पहले राज्यसभा का था और फिर लोकसभा का बना, तो जो पिछली वाली है वो चली जाएगी, पिछली वाली चली जाएगी और नई रहेगी। अगर लोकसभा का था राज्यसभा का बना तो राज्यसभा वाली रहेगी, अगर राज्यसभा का था लोकसभा का
बनाया तो रहेगी, क्योंकि उसने नई जगह चुनना चाहा, मतलब उसने अपने छोड़ना चाहे प्राणी को, इसलिए तो नई जगह उसने अप्लाई किया है, तो इसलिए पिछली वाली चली जाएगी, नई वाली रहेगी। तीसरा है, अपन देखते हैं कि अगर एक टाइम पे लोकसभा की दो सीटों से चुनते हैं, तो अगर 14 दिन में नहीं बताया तो दोनों सीट चले जाएंगी। अगर 14 दिन में कोई चीज सीट चॉइस नहीं की, 14 दिन में चॉइस नहीं लिखी, तो दोनों चली जाएंगी। अगर लोकसभा है या राज्यसभा का मेंबर है और विधानसभा का मेंबर बनता है, जैसे एमपी और विधानसभा के चुनाव लड़ रहा है, तो जनता से नजदीक कौन सा है? विधानसभा। विधानसभा की सीट रहेगी, विधानसभा वाली सीट रहेगी। जैसे मतलब कोई एमपी, जैसे कि डॉक्टर कोड़ीलाल थे और उन्होंने राजस्थान से एमएलए का चुनाव लड़ा, उस टाइम पे वो किसके थे? राज्यसभा के सदस्य थे। परंतु जैसे ही वो विधानसभा के सदस्य चुन गए, तो उनकी राज्यसभा की सीटें वो ऑटोमेटिकली चली गई। अगर कोई है मेंबर है लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, और वो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनता है, तो उनकी सीटें भी वैकेंट हो जाएंगी। अगर कोई मेंबर है, वो सदा का मेंबर है, परंतु 60 दिन के लिए एब्सेंट हो जाता है, तो वो सीट भी क्या मान ली जाएगी? रिक्त मान ली जाएगी। वैकेंट मतलब रिक्त मान ली जाएगी। तो ऐसे ही अगर कोई परंतु इसमें ध्यान ही रखना है कि लगातार ऐसे कोई टाइम को नहीं माना जाएगा जिसमें 4 दिन की लगातार गैप हो सीटिंग में। 60 दिन में वो जिंदगी हो जाएगा जिसमें कि 4 दिन का, या 4 दिन का लगातार क्या हो, या तो उसमें प्रयोग हो, तो या तो या फिर उस 4 दिन तक लगातार नहीं चले, तो उस टाइम को नहीं गिना जाएगा। एक तरीका ये भी है कि भाई अगर जो मेंबर है, सदस्य है, वो क्या इस्तीफा दे दे अपना, इस्तीफा दे दे, तो भी क्या हो जाएगी? सीट वैकेंट हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं, इसमें क्या होगा? अपना वैकेंट रहेगा। अब अपन यहाँ देखते हैं। तो देखो पहला में क्या है, अगर वो इलेक्टेड मेंबर है, बहुत राज्यसभा और लोकसभा का है और चॉइस नहीं लेते, 10 दिन में चॉइस देने पर नहीं देता, तो राज्यसभा की वैकेंट हो जाएगी। मेंबर है एक हाउस का और दूसरे हाउस का मेंबर बनता है, तो फर्स्ट वाले हाउस की सीट वैकेंट हो जाएगी, जैसा तुमको बताया था। अगर दो दो लोकेशन सेलेक्टेड है, तो अगर बताया नहीं तो दोनों चली जाएगी। कितने दिन में बताना जरूरी है? 14 दिन। 14 दिन में कितना बताना जरूरी है। राज्यसभा का विधानमंडल में एक साथ सदस्य रहता है, दोनों पर उसने बोला कि संसद और राज्य विधानमंडल में एक साथ सदस्यता निषेध है। दोनों में चुने जाने पर संसदीय सीट राष्ट्रपति द्वारा अवधि बाद रिक्त जब तक की सीट से त्याग पत्र नहीं दिया था। मतलब अगर दोनों में चुने जाने पर है तो राष्ट्रपति द्वारा बात रिक्त की जाती है कि उस सीट से, मतलब अगर एमएलए एमपी है और एमएलए, तो एमपी वाली सीट एमपी नहीं रहेगा, एमएलए बन जाएगा। अगर वो नहीं करता तो सीट कैसे रिक्त हो सकती है? अगर कोई रिक्त कैसे हो सकती है? अगर इन दोनों 102 के 1 और 2 में जो है, इन दोनों में कोई तहत अयोग्य घोषित हो जाए, या फिर बाद में कब अगर कोई लिखित जो अपना है इस्तीफा देता है, हाँ, ये इस्तीफा क्या होना चाहिए? स्वैच्छिक होना चाहिए, तभी इसको स्पीकर है, जो भी सभा प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो एक्सेप्ट करेगा। स्वैच्छिक होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन का मतलब उस आदमी जो इस्तीफा दे रहा है उसी ने लिखा होना चाहिए, मतलब सच्चा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फर्जी हो। तो इसलिए कई कई बार देखने को मिलता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो इस्तीफा स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो रीजन देते हैं कि स्वैच्छिक नहीं है। और ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि मतलब जो दल बदल के कानून के केस में इस्तीफे होते हैं उनको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी राजनीति होती है, तो उसको स्वैच्छिक नहीं होने के कारण उसको मतलब अस्वीकार कर देते हैं। जैसे कि कुछ एक घटना
राजस्थान में भी हुई थी, सेम घटना महाराष्ट्र में भी हुई थी। अगर कोई 40 दिन के लिए बिना अनुमति की बैठकों से अनुमति के बिना अगर कोई अनुपस्थित है, सदन में उस सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। अगर 60 दिन तक कोई लगातार व्यक्ति नहीं आया है सदनों की बैठक में, तो उस सीट को रिक्त घोषित, पर विघटन या फिर 4 दिन से अधिक स्थगन की गिनती नहीं होगी। अगर कोई 4 दिन से अधिक स्थगन है या फिर विघटन है, तो उस केस में ये नहीं जाएगा। इसलिए मोस्टली ये नहीं होती, मोस्टली इसलिए नहीं होती, मतलब इसमें कोई होता ही नहीं है ऐसा। अयोग्यता क्या क्या है, क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है मेंबर की और पार्लियामेंट। देखो, अयोग्यता 3 हो सकती है। पहली हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी तो हो सकती है कि जो एक्ट्स में हो, क्या हो, एक्ट्स में हो। अब यहाँ पर 3 जगह पर अयोग्यता का वर्णन है। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी है, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का पद कहीं परिभाषित नहीं है, इसको कहीं परिभाषित नहीं किया है, परिभाषित नहीं किया है, परंतु क्या नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं। लाभ का पद होने से मतलब तात्पर्य डायरेक्ट है कि धन का वितरण न करता हो, इसका क्या हो, धन का वितरण नहीं होता। अनसाउंड माइंडेड डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट। अनसाउंड मतलब कि जिसका माइंड सही नहीं हो, जो मतलब पागल हो। पर कैसा नहीं, पागल तो किसी कोई भी कह देगा, नहीं, कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड। एक होता है दिवालिया। दिवालिया मतलब जो जिसका दिवाला निकल चुका हो, मतलब कि जो अपना लोन है वो पे करने में नहीं कर पा रहा हो, तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया हो, मतलब कि दिवाला निकल चुका है, वो अपना लोन नहीं पे कर पा रहा। तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या है, वो ये नहीं बन सकता, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन है कि वो क्या नहीं बन सकता, एमपी नहीं बन सकता। और क्या नहीं, क्या होना चाहिए कि अगर कोई भारतीय सिटीजन नहीं है, या फिर कोई जो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, या फिर दूसरे देश के साथ में निष्ठा रखता है, तो वो भी क्या नहीं बनेगा, ये आबाद का एमपी नहीं बन सकता। ये किसमें वर्णित है, संविधान में वर्णित है। एक संविधान में 5वां पॉइंट है, वो है संविधान संसद द्वारा बनाया किस अयोग्य हो सकता है। मतलब इसने बोला कि 4 पॉइंट तो योग है, इसके अलावा भी क्या हो सकता है कि संसद द्वारा कोई भी कानून है, वो इसको किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है उसके तहत। तो अब संविधान ने 2 कानून बनाए। पहला था आरपी एक्ट 1951, और दूसरा है दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन। तो ये 2 कानून है, ये बनाए, और इन कानूनों में बताया कि कौन कौन सा क्या क्या और भी कारण हो सकते हैं जिनके द्वारा किसी भी व्यक्ति की सदस्यता को तो डिस्क्वालीफाइड किया जाता है, उसको अयोग्य घोषित किया जाता है। जैसे अगर कोई अपराध है, तो अपराध दोषी सिद्ध हो गया और उसकी वर्ष 2 से अधिक हो गई हो, 2 से अधिक वर्ष की सजा हो गई है किसी अपराध में, तो उस केस में क्या है, उसकी अयोग्यता हो जाती है। जो भी एमपी है उसको क्या है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अन्य जैसे भ्रष्टाचार का आचरण हो, या बूथ कैप्चरिंग हो, रिश्वत ली हो, इनके आधार पर किसी को हटा दिया गया हो या फिर उनका दोष सिद्ध हो गया, या फिर सरकारी सेवा में भ्रष्टाचार किया हो, या फिर सरकार के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाई गई हो। सरकार के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा हो जिसमें मतलब कि 25% सरकार के साथ में कॉन्ट्रैक्ट ले रखा हो जिसमें कि वो क्या है, अपना कोई बिजनेस करते हो, सरकारी कंपनी में लाभ के पद पर कार्य धारण करना हो, सरकारी पद पर बैठे हो और चुनाव का व्यय प्रस्तुत नहीं किया, तो इन केस में भी क्या है, अयोग्यता हो जाती है। ये किसमें मेंशन है, आरपी एक्ट 1951। तो ये बात ध्यान रखनी है। संविधान में मेंशन कौन कौन सी है, ये आरपी एक्ट में ये है। आपको बोल सकता है कि संविधान में मेंशन इनका भी नाम दे सकता है, पर ये संविधान में मेंशन नहीं है। आरपी एक्ट में सिर्फ यही 5 कौन कौन सा लाभ का पद नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंडेड नहीं होना चाहिए, मतलब उसका दिमाग से खराब नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, और कोई भी दूसरे देश का सिटीजन नहीं होना चाहिए। 5वां क्या है, कोई जो संसद कानून आएगा। संसद ने कौन कौन से कानून बनाए, पहला तो ये बनाया आरपी एक्ट, दूसरा क्या बनाया, हाँ, अब जो भी ऊपर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर आरपी एक्ट की जो भी है, इन सब में डिसीजन कौन लेगा, प्रेसिडेंट लेगा। इसके ओपिनियन, इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन, यही बात क्या आर्टिकल 103 यही बात को कहता है। क्या क्या कहता है कि जो भी अयोग्यता है, यहाँ पर ऊपर दे रखी कौन कौन सी,
एक तो है कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरा आरपीए वाली। ये अयोग्यता है, वो उन पर कौन फाइनल डिसीजन देगा? प्रेसिडेंट देगा। किसके बेसिस पे है? ईसीआई। जो भी ईसीआई रिकमेंड करेगा वही करेगा कि किसी को अयोग्य घोषित करना है या नहीं करना है। इसको कौन सेशन करेगा? इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वो किसको बोलेगा? प्रेसिडेंट को बोलेगा, और प्रेसिडेंट क्या करेगा? उस पर एक्शन देगा। अब दल बदल का कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ देखो पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया 1985 में, 52 में एक्ट द्वारा, 52 में संविधान संशोधन द्वारा ये 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब जोड़ने का रीजन क्या था? एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून। हुआ क्या कि लोग उस टाइम पे जो राजनीतिक गठबंधन की सरकारें बनती थी, तो गठबंधन की सरकारों में जो नेता थे वो अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, मंत्री बनने के लिए, फिर और भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक दल से दूसरे देश में चले जाते थे। तो इससे दिक्कत बहुत हो रही थी। क्यों? क्योंकि स्थिरता नहीं आई थी। तो इसी को दूर करने के लिए, मतलब एक तो ये कि एक व्यक्ति एक दिन में 3 दलों में चला गया, मतलब मॉर्निंग में किसी एक दल में था, दोपहर में किसी दूसरे दल में, और तीसरे शाम तक किसी तीसरे दल में। मतलब उस व्यक्ति ने दिन में 3 पार्टियों में अपनी सदस्यता ली, और वहां से आता आया राम गया राम, मतलब आया, ज्वाइन किया, फिर गया, आया राम गया राम, ऐसा परिस्थिति थी। तो इसको दूर करने के लिए, राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए और राजनीतिक स्थिरता बनाने के लिए ये एक्ट लाया गया। कब लाया गया? 1985 में, 52 संशोधन के तहत। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। अब इसमें क्या क्या जोड़ा गया? इसमें यह जोड़ा गया कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ देता है, क्या छोड़ देता है? पार्टी छोड़ देता है। क्या? कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से क्या होता है? पार्टी छोड़ देता है। उस केस में क्या होगा? उसकी सदस्यता चली जाएगी, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा उसे। पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार अगर मतदान में विरुद्ध मतदान करता है, कि पार्टी ने बोला कि इस व्यक्ति को मतदान करना है, इसमें राज्यसभा के चुनाव में, और वो उनको मतदान नहीं करता है, तो क्या है? तब भी। या फिर जैसे पार्टी ने बोला है कि इस एक्ट, ये जो बिल है उस पर डिबेट में यहाँ मतदान करना, अगर कोई नहीं करता है, अगर अनुपस्थित हो जाता है, अनुपस्थित भी हो जाता है, तो उसको क्या है, मतलब अनुपस्थित भी हो जाता है इसमें, तो उसको भी क्या है, पार्टी के दिशा निर्देशों में अनुपस्थित होता था, पार्टी के दिशा निर्देशों को विरुद्ध माना जाता है। और उस केस में क्या है उस केस में उसे मतलब अयोग्य घोषित किया जाता है। स्वतंत्र सदस्य और वो कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, कौन सा? नॉमिनेटेड, किसने नॉमिनेटेड किया? प्रेसिडेंट ने। कहाँ पर करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर? राज्यसभा में। बाहर नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, नॉमिनेटेड मेंबर है, और वो क्या है, 6 महीने बाद में कोई पार्टी ज्वाइन करता है, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, तो उस केस में कितने बाद में? 6 महीने बाद। 6 महीने से पहले कर सकते हैं। तो भाई समझ में बाहर, मतलब कोई लॉजिक नहीं लगता 6 महीने के बाद का, कि 6 महीने से पहले का। परंतु यहाँ ध्यान रखना कि 6 महीने बाद में अगर वो ज्वाइन करता है तो उसको क्या, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और इसमें अब बात क्या, अब बात इसमें है कि अगर कोई दल का 2/3 सदस्य इकट्ठे होकर और दूसरी दल के साथ मर्ज कर लेते हैं, या फिर नई पार्टी बना लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा उनका अयोग्य घोषित नहीं होंगे। अब जो ये दल बदल के कानून पे जो भी फाइनल डिसीजन कौन लेगा? वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? राज्यसभा में तो सभापति है, और लोकसभा में कौन है? अध्यक्ष। राज्यसभा में कौन है? सभापति। लोकसभा में कौन है? अध्यक्ष। तो ये उसमें करते हैं। डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर। हाँ, एक हमने पढ़ लिए थे पिछले के आर्टिकल में, क्या है कि जो भी प्रेसिडेंट होंगे वो डिसाइड करेंगे किस पे? इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पे। 104 में क्या है? 104 में हम देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति सदन का मेंबर नहीं है, या फिर उसने शपथ नहीं ली, क्या क्या नहीं है? शपथ की घोषणा किए बिना,
आर्टिकल जो 99 में उसकी शपथ की घोषणा बना, या फिर उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया, या फिर योग्य मेंबर नहीं है नहीं, या फिर किसी कानून के तहत संसद ने उसको सदन में बैठने के लिए, मतदान करने के लिए मना कर दिया है, परंतु फिर भी वो बैठता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। कितने का? 500 रुपये दिन, दिन के हिसाब से उसको जुर्माना लगाएगा। क्या है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति मेंबर नहीं है सदन का, या फिर उसने शपथ नहीं ली, बिना शपथ के, या फिर अयोग्य घोषित कर दिया गया, फिर भी वो सदन में आ रहा है और मतदान कर रहा है, वहीं पर सदन ने किसी व्यक्ति को बोला है कि नहीं, आप सदन में नहीं बैठ सकते, और उसके बाद में आ रहा है, तो उस पर कितना लगेगा? 500 रुपये प्रतिदिन के जुर्माना लगाया जाए, और ये राशि केंद्र सरकार के ऋण के रूप में वसूली जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 105 के कहता है, आर्टिकल 105 कहता है कि कुछ विशेष अधिकार है। किसके? संसद के भी विशेष अधिकार है, उसके सदस्यों के विशेष अधिकार है, और समितियों के शक्ति और विशेष अधिकार। विशेष अधिकार में देखो 2 तरह के होते हैं। जो विशेष अधिकार है, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो है कलेक्टिव, दूसरा होता है इंडिविजुअल। कलेक्टिव में ये क्या है? कलेक्टिव में है कि सब लोगों का, संसद का मतलब संसद का, या फिर उसको कह सकते हैं सदन के अधिकार। सदन के क्या अधिकार है कि वो अपनी जो भी रिपोर्ट है उसको कहीं भी पब्लिश कर सकते हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति को कार्रवाई से एक्सक्लूड कर सकते हैं। फिर इसके साथ में क्या, कुछ भी रूल्स बना सकते हैं। वो अपना जो भी रिपोर्ट है उनको मतलब प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी सदन के सदस्य को अरेस्ट नहीं किया सकता। इवन सदस्य को ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को उस प्रेमाइसिस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता अगर संसद के प्रेमाइसिस है, जो संसद की जो सीमा है, उस सीमा के अंदर अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सदस्य को ही नहीं, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये कुछ कलेक्टिव अधिकार, विशेष अधिकार है। इंडिविजुअल व्यक्ति के क्या अधिकार है? इंडिविजुअल व्यक्ति जैसे MP है, MLA, तो उनके कुछ विशेष अधिकार है। उनके भी क्या विशेष अधिकार है कि उन पे सदन का जो शुरुआत है, सदन की जैसे आहुति हो रही है, सदन का समय है, ये सत्र है, सदन का सत्र चल रहा है, उस सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद ना तो उन पर सिविल केस नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? सिविल केस नहीं हो सकता। सिविल केस नहीं हो सकता तो क्या क्रिमिनल हो सकता है? हाँ, क्रिमिनल हो सकता है। क्रिमिनल हो सकता है। अगर आपने किसी को मार दिया तो आप पे केस चलेगा, और उसका कोई ऑप्शन नहीं। अगर देखो, दूसरा ये कि अगर वो सदन के अंदर कुछ भी बोलते हैं, उसके लिए उन्हें कोर्ट में नहीं ले जा सकता। कोर्ट में नहीं ले जा सकता मतलब कि कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी उसमें नहीं बुलाया जा सकता आपको, कि सदन में उन्होंने किसी को कुछ भी बोल दिया तो उसके लिए आपको कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता कि कोर्ट में जाओ और कोर्ट में उनको पूछा जाए कि भाई कि आपने क्या बोला, क्योंकि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली हुई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये हमने देखा क्या हो सकते हैं, 2 तरह की विशेष अधिकार, कलेक्टिव और इंडिविजुअल। मतलब सदन के सदस्य के भी रूप में भी, और पूरा सदन के सदस्य के रूप में, और संसद या जो सदन है उसको कंप्लीटली क्या क्या ये 2 प्रकार की विशेष अधिकार मिले हैं। तो ये विशेष अधिकार की बात में बात की, भाषण की स्वतंत्रता होगी, न्यायिक कार्रवाई से संरक्षण होगा कि आप भाषण कुछ भी दे सकते हो, आप न्यायिक कार्रवाई नहीं सकती। विशेष अधिकार की प्रतिष्ठा रहेगी। मतलब क्या है कि संसद अपने सदन को चलाने के लिए अपने सदन सदस्यों और समितियों के अधिकारों को, कानूनों को परिभाषित कर सकता है। और कोई कानून नहीं बनाया तो वो कब से चल रहा है? जो 44 में संविधान संशोधन है, 1973 से पहले जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं, मतलब इसमें ये बोला गया कि जो सदन के सदस्य उनको 44 में संविधान संशोधन 1978 से पहले जो भी अधिकार मिले हुए थे, जो भी उन्हें विशेष अधिकार मिले थे, वो विशेष अधिकार बने रहेंगे। एक्चुअल में ये कहीं पे भी नहीं डिफाइन है विशेष अधिकार जो उनके हैं, कौन कौन से विशेष। अगर ये विशेष अधिकार 44 में संविधान संशोधन की बात करते हैं, 44 से संविधान संशोधन है, इससे पहले जो अधिकार थे वो बने रहेंगे।
परंतु पहले भी क्या थे, पहले लिखा हुआ था कि जो भी ब्रिटिश ब्रिटिश शासक में जो एमपी है उनको जो अधिकार मिले वो अधिकार मिले नहीं। जैसे कौन सा अधिकार, 40 दिन के भीतर आप पहले और 40 दिन के बाद में आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ये सब अधिकार उनको मिले हुए थे। तो जो ब्रिटिश शासन के टाइम पे जो एमपी थे उनको जो अधिकार मिले थे वो ये अधिकार आज भी चल रहे हैं। सिर्फ ये क्या, ये एक तरह से ये एक तरह से थोड़ा सा भाषा बदल दी गई है, बाकी कुछ नहीं। कुछ अधिकार है वो गैर सदस्यों पे लागू होते हैं, जैसे किस पे होते हैं, जो संसद में भाग लेते हैं, जैसे कौन सा मिनिस्टर है या फिर एजी है, वो क्या है, हो सकता है वो सदन के सदस्य नहीं हो, परंतु क्या है वो एजी तो सदन के सदस्य क्या है ही नहीं है, और जो मिनिस्टर है वो हो सकता है वो सदन के सदस्य नहीं हो, फिर भी क्या उन पर कुछ अधिकार इनको भी मिले रहेंगे जो अधिकार और लोगों को मिले हुए। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 105। आर्टिकल 106 कहता है कि जो भी सदन के सदस्य उनको सैलरी और अलाउंसेज होंगे वो संसद निर्धारित करेगा। क्या संसद निर्धारित करेगा कि क्या सैलरी और क्या अलाउंसेज होंगे। अब आर्टिकल 107 इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम समझेंगे कि सदन में कार्रवाई में कैसे बिल लाए जाते हैं, किसने नहीं लाए जाते। तो देखो संसद में देखते हैं, पहले यहाँ समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में देखो कोई भी बिल लाना है, बिल के पहले तो दो टाइप होते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बिल लाए जाते हैं मिनिस्टर द्वारा, और जो प्राइवेट बिल है वो कोई और एमपी लाता है मिनिस्टर्स के अलावा, कोई भी एमपी होगा वो लाएगा इस बिल। अब ये बिल लाए जाएंगे, अब बिल लाने के बाद में क्या होगा, देखो चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें बिल को लाया गया, बिल लाया गया तो इसमें 3 काम है। क्या क्या होंगे, पहले तो होगी फर्स्ट रीडिंग इसकी। फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा, बिल को क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन बताएंगे कि क्या हुआ इसका। फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा, इसका शुरुआत बताएंगे, मतलब इंट्रोडक्शन बोले तो इसके बारे में बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे बिल के बारे में। इंट्रोडक्शन देंगे, फिर क्या हुआ, फिर देंगे हम उसको पब्लिश करेंगे, प्रकाशन करेंगे उसको, क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। फिर क्या होगा, तो सेकंड रीडिंग होगी। सेकंड रीडिंग में क्या होगा, सेकंड रीडिंग में होगा कि वो जनरल डिस्कशन जाएगा, सामान्य चर्चा होगी इस पर, होगी सामान्य चर्चा। फिर वो जाएगा कमेटी में, फिर जाएगा वो कि कंसीडर स्टेज पे, फिर उसका थर्ड स्टेज होगी। थर्ड स्टेज में क्या है, उस पर चर्चा होगी, चर्चा प्लस वोट पड़ेगा, भाई इसको पास करना, कितने लोग इसके सहमत है, किसने साथ इसका नहीं सहमत। फिर इसके बाद में जब कानून होने के बाद में कहा जाएगा, दूसरे हाउस में जाएगा। इस दूसरे हाउस में क्या होगा, फर्स्ट रीडिंग को छोड़ देंगे, फर्स्ट रीडिंग तो नहीं होगी क्योंकि पब्लिश वगैरह नहीं होगा। सेकंड और थर्ड रीडिंग इसमें भी होगी, जो यहाँ हुआ है सेकंड रीडिंग में और थर्ड रीडिंग में वो भी यहाँ पे होगा, और फिर वो जाएगा आगे, अगर यहाँ से पास हो जाए तो अपना जाएगा राष्ट्रपति के पास में जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं इसको अच्छे से कि भाई राज्यसभा है या लोकसभा है, उसमें बिल आया, किसी भी सदन में बिल आया, इसमें 3 स्टेज होंगे, पहला स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। इन स्टेज को बोलते हैं रीडिंग।
रीडिंग को बोल सकते हैं पठन या कुछ भी, तो इसको इंग्लिश में होता है रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा, इसकी प्रस्तावना रखी जाएगी, क्या है इंट्रोडक्शन, बताया जाएगा कि भाई इस बिल के बारे में क्या है क्या नहीं। जैसे कि अगर कोई नारी के मतलब जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का है, तो उसमें बताया गया कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण ला रहे हैं हम किसमें, विधानसभा और लोकसभा में। इसी प्रकार उसके दूसरे में जो दूसरी स्टेज होगी, इसमें दूसरा चीज होगी, वो क्या होगा, इसमें पब्लिकेशन होगा, इसका प्रकाशन होगा, इसमें गजट में प्रकाशन होगा। तो जब गजट में प्रकाशन होगा तो लोगों के पास में पहुंचेगा, और जब लोगों के पास में पहुंचेगा तो लोग उसमें पढ़ेंगे और इस पर विचार भी कर सकते हैं कि भाई क्या है, उनके सुझाव गवर्नमेंट है वो मांग सकती है, और सुझाव गवर्नमेंट लेके इसके बारे में क्या करेगी, फिर करेगी सामने, इसमें आम चर्चा होगी, जनरल डिस्कशन, आम चर्चा होगी। आम चर्चा के बाद में क्या होगा, यहाँ पर कमेटी बनेगी, समितियों पर इसको डिस्कस किया जाएगा, समितियों में चर्चा होगी, समिति देखेगी इसको बिल्कुल क्या करना क्या नहीं करना, और लेना या इसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना नहीं करना। फिर क्या होगा, इसको स्वीकार्य स्टेज होगी, स्वीकार्य स्टेज। उसमें क्या होगा, इसमें देखा जाएगा कि इसको लिया जाए या नहीं लिया जाए, अभी लिया जाए या बाद में लिया जाए, ये सरकार डिसाइड करती है। फिर इसके बाद में क्या होगी, थर्ड रीडिंग होगा, उस पर मतलब डिस्कशन होगा, सदन में चर्चा होगी, इसमें सदन में चर्चा के बाद में इसमें वोट होगा। अगर ये पास हो जाता है, यहाँ से अगर पास हो जाता है तो कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में, और दूसरे सदन में भी कौन कौन सी रीडिंग होगी, सेकंड और थर्ड, क्योंकि फर्स्ट तो हो चुकी है, फर्स्ट तो नॉर्मली क्या है, प्रस्तावना इंट्रोडक्शन तो आ ही चुका है, और उसका क्या है, प्रकाशन मतलब गजट में प्रकाशन तो हो ही चुका है पहले, तो इसलिए फर्स्ट स्टेज नहीं होती और सेकंड थर्ड होती है। अगर यहाँ से भी ये पास हो जाता है तो कहाँ जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते, क्या बन जाता है, इसको बिल था वो क्या बन गया, एक्ट बन गया। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में जो है उसके बारे में बताया कि क्या है, जो अपना ये है 107वां आर्टिकल, उसमें बताया क्या है। तो अब 107वां आर्टिकल हम पढ़ते हैं। 107वां आर्टिकल में क्या बोला है कि विधेयक का पेश करना, मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन होगा विधेयक का, है ना, फर्स्ट रीडिंग में। अब देखो यहाँ पे बोला कि अनुच्छेद 109 110 के अब बाद के बाद कोई विधेयक सदन के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो कुछ ने बोला है कि किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अब देखो विधेयक तीन प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के विधेयक कौन कौन सकते हैं वो अपन देखेंगे। अभी इसमें क्या बोला, आर्टिकल 109 और वो 117 है, वो किसमें पेश नहीं हो का बात दिया, और बाकी के सब क्या दोनों सदनों में पेश होंगे। विधेयक का पारित करना, विधेयक पारित माना जाएगा जब तक कि दोनों सदनों में सहमत नहीं हो जाए। अगर दोनों सदन सहमत नहीं होते, कोई भी सदन असहमति दिखाता है, मतलब जैसे बोला ना यहाँ पर, अगर यहाँ से पास्ड है, यहाँ से पास्ड है, तब भी उसको पारित माना जाएगा। अगर कोई भी इसको मना कर देता है कि नहीं पास नहीं कर रहे, तो वो पारित नहीं माना जाएगा। क्या तो इसने पास कर दिया, उसने पास नहीं किया, या इसने पास कर दिया, इसने पास नहीं किया, तब क्या नहीं माना जाएगा, वो पारित नहीं माना जाएगा। तो तभी पारित माना जाएगा दोनों सदन उसमें सहमति दे, और जो भी संशोधन किए हैं एक दूसरे सदन ने, उन दूसरे मतलब एक सदन ने संशोधन किया है, दूसरे सदन ने संशोधन किया, तो दोनों में स्वीकृति होनी चाहिए। देखो सदनों में अगर कोई बिल पेंडिंग है और सदन का स्थगन हो जाता है, डिजोल्व नहीं है, आप विघटन की बात नहीं हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही है, लोकसभा के विघटन की बात नहीं हो रही है, लोकसभा किसकी बात की है, स्थगन की, मतलब कि सत्र खत्म हो जाता है, तो बिलों पर कोई विधेयक समाप्त नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कोई भी बिल समाप्त नहीं होगा। कब होते हैं समाप्त, जब विघटन होता है, किसका, लोकसभा के विघटन पर प्रभाव पड़ता है।
लोकसभा का जब विघटन होता है तब प्रभाव पड़ता है। यदि कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित और लोकसभा में पारित नहीं हुआ तो लोकसभा में भंग हो गया, समाप्त नहीं होगा। अगर कोई लोकसभा में लंबित है और राज्यसभा में नहीं गया तो जो हमने पहले देखे थे, जिस दिन बताया था कि कौन लोकसभा में लंबित होने वाले विधायक कौन से कब भंग हो सकते हैं। लोकसभा भंग हुई है तो कौन सा विधायक का क्या स्थिति रहेगी, तो कोई सी बिल वो लैप्स होगा नहीं होगा, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा ही यदि कोई विधेयक लोकसभा में लंबित है या लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के लंबित है तो उस भंग होने में समाप्त हो जाता है, बेशर्त वो अनुच्छेद 170 के संयुक्त बैठक में नहीं हो। मतलब इसका मतलब ये हुआ अगर लोकसभा से भी पास है और राज्यसभा से भी पास है और वो जॉइंट सीटिंग के लिए चला गया है तो वो बिल विधायक लैप्स नहीं होगा। और अगर वो जॉइंट सीटिंग के लिए नहीं गया है तो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की 108 में जॉइंट सीटिंग। जॉइंट सीटिंग क्या होती है? जॉइंट सीटिंग होती है, देखो सिंपल से, जॉइंट सीटिंग होती है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक जिसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त बैठक। इस संयुक्त बैठक में क्या होता है, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठते हैं, दोनों सदन एक साथ में आकर बैठते हैं। अब क्यों बैठते हैं? बैठते हैं कारण यहाँ पे क्या, यदि किसी सदन में किसी सदन में किसी विधेयक है वो एक सदन में पास हो गया और दूसरे सदन के पास भेजा गया है, क्या किसी एक सदन में पास हो गया और दूसरे सदन के पास भेजा गया है और दूसरे सदन में क्या है, उसको अस्वीकार कर दिया है, या फिर उसको जो उसने कोई संशोधन बताए और उन सदनों पर प्रथम सदन मना कर रहा है, या मतलब दोनों सदनों पर संशोधनों में सहमति नहीं आ पा रही, जो भी संशोधन कर रहे हैं उनमें दोनों सदन सहमत नहीं हो पा रहे या फिर उस विधेयक को दूसरे सदन के पास में 6 महीने से अधिक हो गए तो क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय क्या दोनों सदनों की बैठक करते हैं, जॉइंट बैठक। जॉइंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाते हैं और एक साथ मीटिंग होती है दोनों की। जब मीटिंग होती है तो अब मीटिंग भाई लोकसभा और राज्यसभा के साथ मीटिंग हो रही है तो उस टाइम पे क्या है, कौन उसको डिसाइड करेगा, उसका कौन होगा, तो स्पीकर करेगा लोकसभा का, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा के क्या करते हैं, डिप्टी चेयरमैन उसका संचालन करते हैं। देखो उसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं ना वो मेजोरिटी लिए जाते हैं, सिंपल मेजोरिटी से। जो भी डिसीजन लेना क्या है, सिंपल मेजोरिटी लेना। अब इसमें दो तरह के विधायक नहीं चल सकते, जॉइंट सीटिंग में दो तरह के विधेयक नहीं होते। एक तो कौन कौन से नहीं होते, मनी विधेयक नहीं होते, मनी बिल्स नहीं होते, मनी बिल्स नहीं होते एक तो, और दूसरा है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन नहीं। इन दोनों में क्या है, जॉइंट सीटिंग नहीं होती। ठीक है, देखो जो भी अगर केवल विलंब या सहमति के कारण कोई आपसे संशोधन किया जा सकता है, भाई जॉइंट सीटिंग। तो हम देख रहे थे कि जो भी अमेंडमेंट होगा वो वही अमेंडमेंट होगा जिस पर असहमति है या फिर कोई डेट वाली असहमति है या फिर कोई समय संबंधित प्रावधान है। क्या अमेंडमेंट हो सकते हैं, या तो समय या तो असहमति जिस पे बनी है, इस बात पे क्या है असहमति है दोनों सदनों में, या फिर समय से संबंधित कोई भी प्रधान। अब देखो अगर कोई राज्यसभा से बिल पास हो गया, लोकसभा से पास नहीं हुआ, या फिर राज्यसभा से पास हो गया लोकसभा से पास नहीं हुआ है, तो ऐसे जो दुविधा है कि भाई जिसमें जॉइंट सीटिंग बुला ली गई है, संयुक्त बैठक है वो बुला ली गई है, तो संयुक्त बैठक बुला ली गई है, उसके संयुक्त बैठक बुलाने के बाद में अगर लोकसभा भंग हो जाती है
तो जो भी नई लोकसभा आएगी वो संयुक्त बैठक में काम लेगी। ये दोनों उस बैठक पे काम है। ऐसा नहीं है कि वो बिल लैप्स जाएगा, बिल लैप्स नहीं होगा। अगर जॉइंट सीटिंग बुला ली गई है तो बिल लैप्स नहीं होगा। जिस बिल पे भी जॉइंट सीटिंग बुला ली गई है तो क्या नहीं होगा, बिल लैप्स नहीं होगा। आर्टिकल 109, आर्टिकल 109 में क्या है, देखो हमने आर्टिकल 107 में क्या देखा था, जो भी प्रावधान है कि भाई बिल को कैसे पास होते हैं। एक बिल में कौन, मतलब जब बिल एक सदन में लाया जाता है उसमें कौन कौन सी रीडिंग्स होती है, क्या क्या होता है। फर्स्ट रीडिंग होती है, पहले उसको इंट्रोडक्शन किया जाता है बिल का, तो ये किसके बारे में बिल है। फिर दूसरा बिल के बारे में उसको प्रकाशित किया जाता है। तो ऐसे पूरी एक प्रोसीजर है। तो ऐसी प्रोसीजर धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक के बारे में आर्टिकल की जो प्रोसीजर है कैसे क्या करेगा कैसे क्या नहीं करेगा, वो आर्टिकल 109 में बताया गया। 109 में आर्टिकल में बताया गया कि सिर्फ लोकसभा में पास, लोकसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में ही धन विधेयक लाया जा सकता है। और धन का काम कौन देखेगी, सिर्फ लोकसभा देखेगी, क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा चुने होती है और जनता का धन होता है, तो इसलिए जनता लोकसभा देखती है। जो भी काम धन का होना है वो कौन करेगी, लोकसभा करेगी। लोकसभा ने उसको पास कर दिया, तो लोकसभा पास करने के बाद में जो हो जाता है राज्यसभा के पास में, तो राज्यसभा क्या करती है, कुछ सिफारिश कर सकती है, सिफारिश कर सकती है। कि राज्यसभा उसको अस्वीकार कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। कि भाई कि नहीं नहीं नहीं, ये धन विधेयक गलत है, तो क्या राज्यसभा उसको मना कर सकती है, नहीं कर सकती। सिर्फ क्या कर सकती है, वो सिफारिश कर सकती है कि इसमें से सुधार कर लो। राज्यसभा और उसको कितने दिन तक रख सकती है उस विधेयक को, 14 दिन तक रख सकती है। 14 दिन के बाद वो किसको लौटाना होगा, लोकसभा को लौटाना होगा। अब लोकसभा क्या करेगी, जो राज्यसभा ने सिफारिश की है उनको या तो वो मान सकती है या नहीं मान सकती है। अगर राज्यसभा उसको 14 दिन में धन विधेयक को नहीं लौटाती है तो वो स्वतः ही पास मान लिया जाता है। क्या स्वतः पास मान लिया जाता है। अब जब ये धन विधेयक क्या जाता है, जब लोकसभा ने स्वतः पास मानने स्वीकार की ये नहीं की, उसके बाद में आता है राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं उसको, या तो स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। तो क्या नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, सॉरी वापस नहीं भेज सकते। क्या कर सकते हैं, वापस नहीं भेज सकते। ठीक है, ये राष्ट्रपति का भी हमने यहीं पे देख लिया। अब धन विधेयक की परिभाषा क्या है, आर्टिकल 110 होता है कि धन विधेयक की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा में बताया कि अगर कोई भी कार्य या फिर भारत सरकार में कोई उधारी चल रही है उसका, या फिर संकलित निधि है, आकस्मिक निधि है, संचित निधि है, उनके बारे में कोई निकासी है या फिर कुछ भी है जिसके बारे में धन का आवंटन है, वहाँ से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ CFI जिसको बोलते हैं हम, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से CFI से कोई धन करें, धन में कोई घोषित आय बढ़ाना घटाना, उसके बारे में धन की प्राप्ति के लेखा जोखा को रखना, उसके बारे में कुछ है, तो ये सब CFI से बारे में। अगर धन पैसे की जब बात हो रही है तो क्या बात करता है, धन विधेयक पैसा आ रहा है या जा रहा है उसके बारे में बात की जाती है। इसमें अपवाद क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा जा रहा है, अगर कोई जुर्माना लगाया, दंड लगाया, लाइसेंस लगाया है या सेवा शुल्क लगाया, तो उस केस में अगर जो पैसा कोई आ रहा जा रहा है तो उसकी बात नहीं की जाती। स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई कर लगाया जाता है तो उस केस में भी ये क्या नहीं आएगा, उसमें धन विधेयक में नहीं आएगा। ये चीजें ध्यान रखने, क्या जुर्माना, दंड, लाइसेंस, सेवा शुल्क स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई कर लगाया गया था वो नहीं आएगा। अब धन विधेयक पर निर्णय कौन करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष। क्या लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करेंगे कि धन विधेयक है नहीं। जब भी उस बिल को भेजेंगे राज्यसभा के पास में या राष्ट्रपति के पास में, तो उस पर एक सील लगाएंगे कि ये मनी बिल है। तो ये सील कौन लगाएंगे, प्रमाणित कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष के अलावा कोई और उसको प्रमाणित नहीं कर सकता। आगे अब असेंट बिल, देखो बिलों को, विधेयक की स्वीकृति कौन दे, क्या होगा, राष्ट्रपति। देखो पहले लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ से पास हो गया तो कहाँ जाएगा, वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में बिल आया था और फिर लोकसभा में गया, तो फिर यहाँ से पास हो गया तो फिर किस जाएगा, लोकसभा। और ये फर्स्ट टाइम पे अगर प्रेसिडेंट के पास में बिल गया और तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उसको स्वीकृति दे सकते हैं या फिर उसको बदल कर सकते, अस्वीकृति दे सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, नहीं ये नहीं चलेगा। या फिर क्या कर रहे हैं, उसको रिटर्न कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। इसके पास में लोकसभा, राज्यसभा जैसे सदन के पास में। अगर ये क्या है, धन विधेयक है,
तो नहीं कर सकते। अभी पढ़ा ना, धन विधेयक है तो क्या नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, स्वीकृति ऐसे कर सकते हैं। क्यों नहीं रिटर्न कर सकते ये, क्यों, क्योंकि ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया गया होता है। जो आपसे पहले पूछ के लाया गया है तो क्या उसको वापस भेजोगे, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए तो क्या, इसको रिटर्न नहीं कर सकते। अब ये रिटर्न है, अगर कोई बिल रिटर्न हो गया, नॉर्मल धन विधेयक नहीं है, और तो वो क्या कर सकते हैं, और उसको रिटर्न कर दिया, उस रिटर्न किया तो वो राज्यसभा लोकसभा में गया, और सेकंड टाइम वो दूसरे सदन में गया, और सेकंड टाइम ही कहा गया जब वो राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति केवल और केवल क्या कर सकते हैं, उसको स्वीकृति देंगे। उसको ना तो उसको रोक सकते हैं, ना ही तो उसको अस्वीकृत कर सकते हैं, ना ही उसको वापस कर सकते हैं। क्या कर रहे, स्वीकृति ही देंगे ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम पे अगर कोई बिल आता है तो राष्ट्रपति के पास में 3 पावर होती है फर्स्ट टाइम पे, और अगर वो सेकंड टाइम पे आता है, घूम के वापस सेकंड टाइम पे आता है, तो क्या राष्ट्रपति के पास में सिर्फ एक ही शक्ति होती है कि उसको मजबूरी में स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। आर्टिकल 112 है, उसमें एनुअल फाइनेंशियल बजट की बात की है, स्टेटमेंट है, जो बजट है एक तरह से। इसको हम कल देखेंगे। आर्टिकल 112 से लेकर 125 के बारे में हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।